आज हम पढ़ाई करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हे गाइस, मैं हूं आपका एचयू प्रतीक भैया। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमारे जो ना एनिमेशन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और उसके साथ साथ मिशन 10 को जो ना आगे करते हैं और उसके साथ साथ इन डेप्थ हम आसानी से पढ़ेंगे। चलो नमस्कार। आज हम फिजिकल दुनिया के उन बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने वाले हैं जिनसे हमारी पूरी सृष्टि बनी है। दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज जिन तत्वों या एलिमेंट से बनी है, आज उनका काफी गहराई और जोश के साथ अध्ययन होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सोचिए। ऐसा क्यों होता है कि लोहे का एक मोटा मजबूत टुकड़ा हवा और नमी लगते ही धीरे धीरे जंग खाकर टूटने लगता है, जबकि दूसरी तरफ सोना सदियों तक समुद्र की गहराइयों में पड़े रहने के बाद भी वैसे का वैसा बिल्कुल चमकदार रहता है? ये जो परस्पर विरोधी स्वभाव है ना, यही दरअसल हमारे आज के इस विश्लेषण की नींव है। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। आज हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का फर्क। दूसरा, उनके केमिकल रिएक्शंस। तीसरा, रिएक्टिविटी सीरीज। चौथा, इन छुपे हुए मेटल्स को बाहर निकालने का तरीका। और आखिर में करोजन और मेटल एलॉयज पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर, मेटल्स बनाम नॉन मेटल्स, यानी एक एलिमेंट्री डाइकोटमी। यहां से केमिस्ट्री की दुनिया के 2 सबसे अलग अलग गुट की शुरुआत होती है। अगर इन दोनों गुटों के फिजिकल गुण देखे जाएं तो ये एक दूसरे से बिल्कुल उलट होते हैं। मेटल्स आमतौर पर बहुत चमकदार या लस्ट्रस होते हैं। इनमें मैल्युबिलिटी होती है, यानी इन्हें पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है और डक्टिलिटी की वजह से इनके तार खींचे जा सकते हैं। ये सोनोरस होते हैं, यानी इन पर चोट करने से आवाज आती है। और सबसे बड़ी बात, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत बेहतरीन कंडक्टर होते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम इनके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो नॉन मेटल्स बिल्कुल इसके विपरीत काम करते हैं। ये डल या फीके होते हैं, जल्दी टूट जाने वाले यानी ब्रिटल होते हैं, और इनमें से बिजली या गर्मी आसानी से पास नहीं होती। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर इसके एग्जाम्पल्स हैं। एक तरह से ये गुण ही तय करते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस काम आएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रकृति को अपवाद यानी एक्सेप्शंस बहुत पसंद हैं। नियम हमेशा पत्थर की लकीर नहीं होते। जैसे कि सोडियम, ये एक मेटल है, लेकिन ये इतना नरम होता है कि इसको एक चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। और वही दूसरी तरफ डायमंड यानी हीरा, जो दरअसल कार्बन से बना एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। यही हैरानतेज अपवाद इस विषय को और भी रोचक बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, केमिकल रिएक्शंस और बॉन्ड्स। आखिर ये एलिमेंट्स आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं? जब बात आती है मेटल्स की, तो इनके कुछ तयशुदा रिएक्शंस होते हैं। जैसे जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। पानी के साथ मिलने पर ये मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। इसमें एक बहुत ही मजेदार किस्सा कैल्शियम का है। कैल्शियम जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो अपने ही बनाए हुए हाइड्रोजन बबल्स के ऊपर तैरने लगता है, और जब मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हालांकि इसमें नाइट्रिक एसिड एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है जो हाइड्रोजन गैस बनने ही नहीं देता बल्कि उसे पानी में बदल देता है। अब यहाँ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। असल में कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो दोनों टीम्स की तरफ से खेलते हैं। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के ही साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी बनाते हैं। एक तरह से ये क्रिकेट के उन ऑलराउंडर्स की तरह हैं जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में माहिर होते हैं। इन एलिमेंट्स के आपस में जुड़ने का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है आयोनिक कंपाउंड्स, जैसे कि हमारा आम नमक यानी सोडियम क्लोराइड। इन बॉन्ड्स को अगर एक जेनरस एक्सचेंज या दान पुण्य की तरह समझा जाए तो गलत नहीं होगा। इसमें मेटल्स गिवर्स होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स खुशी खुशी दे देते हैं, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने वाले टेकर्स होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स बनते हैं, उनकी वजह से ये कंपाउंड्स बहुत कठोर और ब्रिटल होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और पिघली हुई हालत में या पानी में घुलने पर ये बिजली भी कंडक्ट करते हैं। चलिए अब इन एलिमेंट्स के पावर डायनामिक्स को समझते हैं। सेक्शन 3, द रिएक्टिविटी सीरीज, यानी द एलिमेंटल सोशल लैडर। इन तत्वों की आपसी ताकत दरअसल एक सोशल लैडर या सीढ़ी की तरह काम करती है।
इस सीढ़ी में सबसे ऊपर बैठे मेटल्स जैसे पोटेशियम और सोडियम सबसे ज्यादा आक्रामक और रिएक्टिव होते हैं। ये इतने वॉलेटाइल हैं कि हवा में आते ही इनमें आग लग सकती है। उसके थोड़ा नीचे मीडियम रिएक्टिविटी वाले आते हैं जैसे जिंक और आयरन। और इस सीढ़ी में सबसे नीचे एकदम आराम से बैठे हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये जल्दी किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो याद है शुरुआत में जो सोने का जिक्र हुआ था? सोना हमेशा इसीलिए चमकता रहता है क्योंकि वो इस रिएक्टिविटी लैडर में सबसे नीचे आता है। और इस पावर हायरार्की का सबसे जबरदस्त असर दिखता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। इसे एक मैदान जंग की तरह समझ लीजिए। होता क्या है कि एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। जैसे जब आक्रामक जिंक को कॉपर सल्फेट के नीले सॉल्यूशन में डाला जाता है तो जिंक स्वूपिंग करते हुए वहां आता है और कॉपर से उसका सल्फेट छीन लेता है। देखते ही देखते वो नीला सॉल्यूशन रंगीन जिंक सल्फेट में बदल जाता है और बेचारा कॉपर लाल भूरे रंग के रूप में अकेले अलग छूट जाता है। एक ताकतवर मेटल हमेशा यही करता है। अब बात आती है इन्हें ढूंढ कर निकालने की। सेक्शन 4 एक्सट्रैक्टिंग हिडन मेटल्स। एक कच्चे ओर से प्योर एलिमेंट तक का सफर कैसे होता है, आइए देखते हैं। ज्यादातर मेटल्स सीधे तौर पर प्योर फॉर्म में नहीं मिलते। यहां एक तर्कसंगत सवाल उठता है। अगर कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और आमतौर पर मेटल्स को ओर से अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो सोडियम या एल्यूमिनियम जैसे हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को उनके ऑक्साइड से निकालने के लिए कार्बन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? जवाब बड़ा सरल है। इन टॉप टियर मेटल्स को ऑक्सीजन से इतना ज्यादा लगाव होता है कि कार्बन उनसे ऑक्सीजन को छीन ही नहीं पाता। इसीलिए इन आक्रामक मेटल्स को निकालने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस जैसे ज्यादा ताकतवर तरीकों का सहारा लेना पड़ता है। और जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं जैसे जिंक और आयरन, उन्हें निकालने की एक तय प्रक्रिया होती है। सबसे पहले खदानों से सल्फाइड या कार्बोनेट ओर निकाला जाता है। फिर रोस्टिंग या कैल्सिनेशन के जरिए यानी उन्हें तेज आंच पर गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। उसके बाद कार्बन का इस्तेमाल करके उसका रिडक्शन किया जाता है और आखिर में बची खुची मिलावट और कचरे को हटाने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की जाती है, जिसके बाद जाकर बिल्कुल शुद्ध मेटल प्राप्त होता है। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और बहुत ही रोचक हिस्से पर। सेक्शन 5 कोरोजन और मेटल एलॉयज यानी तत्वों को अपग्रेड करना। इन एलिमेंट्स को जमीन से निकाल तो लिया, पर वक्त के साथ इनमें कुछ परेशानी आने लगती हैं जिसे हम कोरोजन कहते हैं। ये मेटल्स पर हवा और नमी का एक बहुत ही धीमा और लंबा हमला है। लोहे की ही बात करें तो नमी वाली हवा में आयरन अपना रूप बदलकर लाल भूरे रंग के रस्ट यानी जंग में ढल जाता है। कॉपर के ऊपर नम हवा लगने से हरे रंग का कार्बोनेट लेयर बन जाता है और चांदी हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के लगातार संपर्क से काली पड़ने लगती है। इन सब नुकसान से बचने के लिए ही पेंटिंग, ऑयलिंग या लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन फिर घूम फिर कर एक अहम सवाल सामने आता है। इन कमजोर और जल्दी कोरोड हो जाने वाले मेटल्स का कोई परमानेंट और मजबूत समाधान आखिर क्या हो सकता है? और इसका सबसे बेहतरीन साइंटिफिक जवाब है एलॉयज का निर्माण। जब हम दो या उससे ज्यादा मेटल्स को या फिर मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ मिलाते हैं तो मटेरियल पूरी तरह से अपग्रेड हो जाता है और उनकी पुरानी कमजोरियां खत्म हो जाती हैं। जैसे कॉपर और जिंक को मिला दें तो ताकतवर ब्रास यानी पीतल बन जाता है। कॉपर में टिन मिलाने से ब्रॉन्ज बनता है जो कोरोजन को आसानी से झेल जाता है। लोहा यानी आयरन के अंदर थोड़ा सा कार्बन मिला दिया जाए तो वो स्टील बन जाता है जो बेहद मजबूत होता है और उस पर जंग भी नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ लेड और टिन मिलाकर बने सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि वो इलेक्ट्रिकल वायर्स को आसानी से वेल्ड करने या जोड़ने के काम आता है। एलॉयज सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुए हैं। तो इन सब बातों को गौर से समझने के बाद एक बड़ा ही गहरा विचार जहन में आता है। कच्चे ओर्स को मिट्टी और चट्टान से पहचान कर निकालने से लेकर उनके आयोनिक बॉन्ड्स को तोड़ने और आग में तपाकर स्टेनलेस स्टील तैयार करने तक केमिस्ट्री की इस बेजोड़ समझ ने मानव सभ्यता को असल में किस तरह से आकार दिया है, ये वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। विज्ञान सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि हमारे चारों ओर बनने वाले हर छोटे बड़े ढांचे की नींव है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस जानकारी से फिजिकल दुनिया के इन बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखने का एक नया नजरिया जरूर मिला होगा। फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
Join the Padhai revolution. Study, rise, win.